दिल्ली की एक व्यस्त गली में शाम के समय लोग अपने काम से घर पर वापस लौट रहे थे। तभी उसी गली में एक स्कूटर खड़ा था, जिसके आगे एक छोटी सी स्टील की मेज पर बर्तन सजे हुए थे और बर्तनों से मसालेदार खुशबू आ रही थी। स्कूटर पर लिखा था मैगी ही मैगी। ये स्कूटर एक ज्योति नाम की लड़की की थी। आज भी सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अब भी वही सब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे मेरी मैगी लोगों में ऐसे फैल जाए कि लोग खुद यहाँ पर खाने आए। ज्योति की ज्यादा बिक्री नहीं होती है और वो वापस अपना स्कूटर लेकर चली जाती है, जहाँ ज्योति की माँ सुनीता कहती है, तेरा अब भूत उतर गया या अब भी तुझे यही सब करना है? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मैं जब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो आप मेरा साथ दो ना। आप तो मुझे और निराश कर रही हो। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू अपनी जिंदगी को ऐसे खाई में ढकेल देगी। देख ज्योति, अब भी बहुत समय है, मेरी बात मान जा और संभल जा, वरना आगे चलकर तू बहुत पछताएगी। माँ, अगर मुझे लगता कि मैंने कोई गलत कदम उठाया है तो मैं जरूर आपकी बात को समझती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हर काम को उठने में समय तो लगता ही है ना। देख बेटा, तू किसी की बातों को ऐसे ही दिल पर मत लगा। आगे चलकर तुझे ही सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, अपने किए पर शर्म आएगी। अरे तू इतनी पढ़ी लिखी है, कहीं भी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी भी कोई छोटी मोटी तो मिलेगी नहीं तुझे, अच्छी ही मिलेगी। इसीलिए तू ये काम छोड़ दे अब। माँ, अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकती तो मत दो। मैं आपके साथ की भी कोई उम्मीद नहीं कर रही, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आप मुझे ऐसे निराश भी मत करो। ज्योति इतना कहकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और गाने सुनने लगती है। तभी ज्योति की एक दोस्त, जिसका नाम संगीता होता है, वो वहाँ पर आती है। ज्योति, क्या बात है? तेरी माँ ने बताया कि तू कुछ परेशान है। क्या हुआ? तेरा नया बिजनेस नहीं चल रहा क्या? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तेरे बस की कोई बात नहीं है। अब भी टाइम है, जब तक वो दिन न आए तब तक इतना उछलना क्यों है? अभी रुक जाओ। अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुझसे मिलती जाऊँ। वैसे भी तेरा हाल चाल भी तो नहीं लिया था ना मैंने कब से। मुझे पागल मत बना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू यहाँ किस मतलब से आई थी। तू यही चाहती है ना कि मेरी स्कूटर मैगी का बिजनेस ना चले, और इसीलिए तू यहाँ इसके बारे में जानने आई थी। हाँ, बात तो यही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तेरी पक्की सहेली हूँ तो तेरे बारे में जानने का तो पूरा हक है मुझे। वैसे कल मैं तेरे ठिकाने पर आऊंगी जहाँ तू अपना स्कूटर खड़ा करती है। तो वहीं आकर बात करियो ना, यहाँ क्यों आई है मेरे जले पर नमक छिड़कने? संगीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन ज्योति वापस अपना स्कूटर लेकर वहीं चली जाती है जहाँ वो मैगी बेचा करती थी। तभी वहाँ एक मयंक नाम का लड़का आता है और बोलता है, अरे वाह, गली गली ढूंढे तेरा आशिक, लेकिन तू मुझे मिली यहाँ आकर। अरे कहाँ थी तू? अरे तुझे कितना ढूंढा मैंने, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ओ हेलो, कौन हो आप और ये क्या बोले जा रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। सॉरी मैडम, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको जानता तक नहीं। अरे ये सब तो मैंने बस अपनी मैगी के लिए बोला था। वो मैं मैगी से बात करता रहता हूँ ना। आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे मैगी बहुत पसंद है। मुझे मैगी इतनी पसंद है कि अगर कोई मेरा दूसरा नाम रखे तो पक्का वो मैगी रख देगा। बताइए मैगी जी कि आप यहाँ बस अपने भाई मैगी से बात करने आए हो या खाने भी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? यही कि आपका दूसरा नाम मैगी है, तो मैं आपका पहला नाम तो जानती हूँ नहीं, इसलिए दूसरे नाम से आपको पुकारा है। और पूछ रही हूँ आपसे कि आप यहाँ अपनी पसंदीदा मैगी खाने आए हो या फिर बस ऐसे ही मैगी की तारीफ करने ही आए हो? ओह, ऐसा है क्या? अरे जब मैं यहाँ मैगी खाने आया हूँ तो मैगी खाकर ही जाऊंगा ना। वैसे एक बात बोलूं, आपका ये स्कूटर पे मैगी बेचने वाला स्टाइल कुछ अलग है, हटके है। हाँ, मेरा स्टाइल है तो अलग ही होगा ना। मयंक को ज्योति मैगी बनाकर दे देती है, जो कि मयंक को काफी अच्छी लगती है और फिर मयंक अक्सर वहाँ पर आने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों में भी दोस्ती होने लगती है। ज्योति का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद संगीता अपने बॉयफ्रेंड धीरज के साथ ज्योति के पास जाती है, जहाँ ज्योति स्कूटर पर मैगी बेच रही होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, मयंक भी वहीं पर था। ओहो, लगता है आज कुछ घर से ज्यादा ही पूजा करके आई ज्योति तू तो, तभी तो इतनी भीड़ लगी है। वैसे तुझे हमारा चैलेंज याद है ना? याद भी है, और मैं अपने चैलेंज में भी जीत गई हूँ। ज्योति, ये क्या बात कर रही हो तुम? कौन सा चैलेंज? मुझे भी बताओ, ये हो क्या रहा है? वो मयंक, ये कुछ महीने पहले की बात है। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता? एक फाइल दी थी मैंने तुम्हें, वो भी नहीं कर पाई। अरे जब कुछ काम होता नहीं तो जिम्मेदारी क्यों लेती हो?
सर, मैंने अपना काम कर लिया था। बस आगे का जो भी रह रहा था वो मेरा काम नहीं था, बल्कि वो संगीता का काम था, और आपने ही ये कहा था मुझे। ओ हो, मतलब अब तुम अपना इल्जाम मेरे सर पे डाल रही हो। धीरज, तुम तो जानते हो ना, मैंने ही ज्योति को नौकरी पर लगवाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगी। ज्योति, तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के आगे मुझे नीचा दिखा रही हो। सच तो अब मैं बताती हूँ। धीरज ये तुम्हें काफी समय से पसंद करती है और बस इसलिए इसने ये सब किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई काम को अगर तुम अच्छे से नहीं कर सकती तो तुमने ये रास्ता अपनाया। अरे तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकी तो खुद को आगे बढ़ाने का तरीका ये अपनाओगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक IT कंपनी में जॉब करती हूँ। भले ही ये जॉब संगीता की वजह से मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में काबिलियत नहीं है। अच्छा, अब तुम काबिलियत की बात कर रही हो। चलो तब तुम्हारी बात मानते हैं। तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी है ना, तो ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुम हमें अपनी काबिलियत साबित करके दिखाओ। अपना बिजनेस करो जिससे तुम 2 महीने में उतना कमाओ जितना हम यहाँ 1 महीने में कमाते हैं। मैं तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी। मैं 2 महीने बाद तुम्हारी ही बात को सच करके दिखाऊंगी। ये देखो, मेरा अपना बिजनेस और इसकी कमाई IT कंपनी की 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। इसका मतलब तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे पास बहुत सारी डिग्रियां भी है। हाँ, माफ करना ज्योति, मुझे लगा तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और मजबूरी में ये काम कर रही हो। मैं कोई मजबूरी में ये काम नहीं कर रही। मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूँ। ज्योति की इतनी तरक्की देखकर संगीता और धीरज का मुंह बंद हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे ज्योति का काम और ज्यादा बढ़ जाता है और वो लोगों में स्कूटर पर मैगी बेचने वाली के नाम से मशहूर भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद ज्योति अपनी एक दुकान खोल लेती है और दुकान में टेबल स्कूटर की डिजाइन बनवाती है। दुकान के उद्घाटन के लिए वो अपनी माँ को लेकर आती है और अपनी बेटी की तरक्की देखकर सुनीता को बहुत खुशी होती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ होकर भी तेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी तूने खुद को साबित कर ही दिया। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। माँ, मुझे दूसरों को गलत साबित करने से ज्यादा खुद को साबित करना था। हारने के तो कई मौके मिले, लेकिन खुद को सफल बनाने के लिए बस एक ही मौका था, और अभी तो ये बस शुरुआत है। अब तू चाहे गलत हो या सही हो, तेरी माँ हमेशा तेरा साथ देगी। ज्योति देखो, बात ऐसी है कि मुझे मैगी बहुत पसंद है, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन अगर मैं कहीं जॉब करूंगा तो मुझे जो तनख्वाह मिलेगी वो तो मैं तुम्हारे यहाँ पे मैगी खाने में निकाल दूंगा। फिर मेरा घर कैसे चलेगा? कल को मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, कैसे काम चलेगा? इसलिए ना मैं क्या कह रहा था ना, तुम मुझे काम पे रख लो, उसके बाद ना तुम मैगी वाली और मैं मैगी वाला। और वैसे भी तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो हो सकता है कल को मैं भी तुम्हें अच्छा लगूं और हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो। और देखो ना, हम तो मैगी वाले हैं तो हमारे बच्चे नूडल्स जैसे होंगे। क्या बोलती हो? सभी लोग हंसने लगते हैं और ज्योति यूं ही मेहनत और लगन से काम करती है। काव्या अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अचानक गैस के ऊपर लगी चिमनी अचानक से नीचे गिर जाती है और काव्या उससे बचने के लिए पीछे होते हुए नीचे गिर जाती है और जोरों की चिल्लाती है, माँ जी, दिनेश जी कहाँ है? यहाँ आओ जल्दी। काव्या की आवाज सुनकर उसकी सास कमला और पति दिनेश भागे भागे रसोई में आते हैं और देखते हैं कि गैस के ऊपर चिमनी नीचे गिर गई है और काव्या नीचे है और वो जो खाना बना रही थी वो सारा बिखर चुका है। ये देखकर दिनेश जल्दी से काव्या को उठाते हुए कहता है, काव्या तुम ठीक तो हो? ये सब क्या हुआ? हाय बहू, सारा खाना गिर गया। माँ जी, आपको खाने की पड़ी है। मेरी हालत देखिए, ये चिमनी मेरे हाथ पर गिर गई। तुम अभी बाहर आओ, चलो। दिनेश काव्या को संभाल कर बाहर हॉल में लाकर सोफे पर बैठा देता है और उसके हाथ पर दवाई लगा देता है, जिसके बाद काव्या कहती है, कहाँ दवाइयाँ लगाएंगे दिनेश जी? आपको पता है ये पुरानी रसोई कितनी जगह से खराब होती जा रही है। मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि नई रसोई बनवा दो। बहू, ये नई रसोई का राग अपना छोड़ दे। तुझे भी पता है कितने काम है। अभी तेरे देवर की शादी है अगले महीने, वो आने वाला है, उसका कमरा साफ कर, ना कि रसोई की बात कर, समझी? चिमनी वैसे भी निकालने की सोच ही रहे थे हम, अच्छा हुआ खुद ही निकल गई। कमला तो ये बोलकर चली जाती है और काव्या दिनेश का चेहरा देखने लगती है। समय बीतता है और 1 महीना यूं ही निकल जाता है। घर में अब काव्या के देवर मयंक की शादी के बाद देवरानी आ चुकी थी और आज उसकी पहली रसोई थी, जिसके लिए वो रसोई में जाती है और वहाँ रसोई की टूटी फूटी हालत देखकर बाहर हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये रसोई की क्या हालत हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त टूट कर मेरे ऊपर आ जाएगी। माफ करना माँ जी,
इस पुरानी रसोई में काम नहीं करूंगी मैं। मुझे अपनी सेफ्टी पहली रसोई की रस्म से ज्यादा प्यारी है। अरे वाह देवरानी जी, मैं इतने सालों से चोट खा खा कर इसी रसोई में खाना बना रही हूँ और आप नखरे कर रही हैं। दीदी, आपने पहले ये बोला होता तो शायद मेरे ये बोलने की नौबत ही नहीं आती। अब माँ जी का क्या है, पूरा दिन हुक्म देंगी कि चाय लाओ, खाना लाओ। बनाना तो हमें ही है ना। पूरे घर को छोड़कर एक रसोई ही टूटी फूटी हालत में है। अब कभी भी गिर गई तो टपक लेंगे ना हम लोग तो। बस बस नहीं बहू, बहुत बोल ली। तुझे इस रसोई में खाना नहीं बनाना तो मत बना, बड़ी बहू बना देगी। माँ जी, मैं भी नहीं बनाऊंगी अब। मुझे भी नई रसोई चाहिए, मुझे भी अपनी जान प्यारी है। दोनों बहुओं को नई रसोई की जिद करते देखकर आखिरकार कमला को अपने घर में नई रसोई बनवानी ही पड़ती है, लेकिन वो पुरानी रसोई को तोड़वाती नहीं है। अब नई रसोई बनने के बाद दोनों बहुएं खुश थी और दोनों एक साथ अपनी सास के सामने आकर कहती हैं, माँ जी, अब बताइए कि आपको मेरी पहली रसोई की रस्म में खाना क्या है। मैं आपके लिए वही बना कर लाती हूँ। माँ जी, मुझे भी बताओ ना, आखिर आपको क्या खाना है। नई रसोई में सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी। नहीं जेठानी जी, पहले मैं खाना बनाऊंगी। मेरी पहली रसोई है तो ससुराल की नई रसोई में पहले शगुन का खाना तो मेरे हाथों ही बनना चाहिए। चुप करो तुम दोनों। और बड़ी बहू, तूने खाना बनाने से मना कर दिया था ना मुझे, तो पहले रानी बहू को खाना बनाने दे। वैसे भी उसकी पहली रसोई है और रानी बहू जो भी बनाइयो हिसाब से बनाइयो। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मेरे लिए मत बनाइयो। लेकिन माँ जी। कमला अपनी बहू रानी की बातों को सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है और रानी व काव्या भी कमला की इस बात पर ध्यान नहीं देती। कुछ देर में रानी सारा खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है, जहाँ दिनेश और उसका भाई मयंक बैठा होता है। रानी व काव्या उन दोनों को खाना परोसने लगती है। तभी अपनी माँ को खाने की टेबल पर ना देखकर दिनेश कहता है, अब माँ कहाँ है? उनको खाने के लिए नहीं बुलाया? वो माँ जी ने कहा है उनको भूख नहीं है, इसीलिए वो नहीं है यहाँ। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ देर में माँ जी को खाना पूछ आऊंगी। हाँ जेठ जी, और क्या पता माँ जी का अभी खाने का मन ना हो, हम उन्हें बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन पूछ लेना, माँ को ज्यादा देर भूखे रहने की आदत नहीं है। दोनों भाई खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में कमला आकर अपनी बहुओं को पहली रसोई का नेक दे देती है, जिस पर रानी कहती है, माँ जी खाना तो खाइए मेरे हाथ का, नेक तो आपने पहले ही दे दिया है। बहू, मुझे भूख नहीं है अभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। कमला इतना बोलकर चली जाती है। शाम हो जाती है। हॉल में बैठी कमला टीवी देख रही थी। तभी वहाँ पर काव्या आकर बोलती है, माँ जी, आपके चाय का वक्त हो गया है, मैं आपके लिए नई रसोई से बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मुझे चाय नहीं पीनी, मेरा मन नहीं है अभी चाय पीने का, गर्मी बहुत हो रही है। पर माँ जी, आपको तो चाय पसंद है, पी लीजिए ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं बनाया है नई रसोई में। तो अपने लिए बना ले, मुझे नहीं पीनी चाय। और दोबारा मत बोलियो चाय के लिए। और हाँ, रात का खाना भी नहीं खाना मुझे, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत। अपनी सास को चाय के लिए मना कर गुस्सा करते देखकर काव्या हैरान होती है, लेकिन आगे कुछ नहीं बोलती। रात के खाने के समय भी अपनी माँ को टेबल पर ना देखकर दिनेश बोलता है, माँ फिर नहीं है? अब माँ को अभी भी भूख नहीं है क्या? नहीं, माँ जी ने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया है और हमारे बार बार पूछने पर उन्होंने यही बोला कि उनका मन नहीं है। कोई तो बात होगी जो माँ ऐसे बोल रही है, रुको मैं पूछ कर आता हूँ। दिनेश अपनी माँ के कमरे में जाता है तो वो सो रही थी। वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कमला कोई जवाब नहीं देती, जिसके कारण दिनेश वापस आकर निराश होकर बैठ जाता है और बेमन से थोड़ा सा खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। दोनों बहुओं को तो नई रसोई बनने के बाद खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन अब रोज ही कमला के खाना ना खाने से दिनेश परेशान हो जाता है और एक शाम अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ क्या हुआ? आप कुछ दिनों से खाना नहीं खा रही, आखिर क्यों? और किसने कहा खा नहीं रही? खा नहीं रही होती तो मेरी हालत खराब नहीं होती। बस मैंने अपने खाने का समय बदल दिया। मैं खुद ही जब भूख लगती है तो खाना लेकर खा लेती हूँ और बहुओं को परेशानी ना हो इसलिए अपने बर्तन तुरंत ही धोकर रख देती हूँ। सच में माँ, यही रीजन है ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, अगर खा नहीं रही होती तो बीमार पड़ी होती। दिनेश को अपनी माँ की बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन उसके पास अपनी माँ की बात ना मानने की वजह भी नहीं थी। रात होती है। सारा खाना खाकर अपने अपने कमरे में सब सो रहे थे। तभी अचानक ही कुछ गिरने की आवाज आती है और जब दिनेश जागता है तो फिर वो पूरे घर को देखता है
लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। तभी दोबारा से कुछ गिरने की आवाज आती है। दिनेश को वो आवाज उनके घर की पुरानी रसोई से आ रही थी, जिस पर वो वहाँ जाकर देखता है तो उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। ये देखकर दिनेश कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हो? इतनी रात को इस रसोई में खाना बना रही हो, लेकिन क्यों? वो बेटा मैं माँ सच सच बताओ क्या बात है, कुछ तो आप छुपा रही हैं मुझसे। बेटा ये रसोई पुरानी हो गई है, मिट्टी की भी है, इसलिए कभी भी कुछ भी गिर जाता है यहाँ। इसलिए बहुओं ने अपने ससुराल में नई रसोई बनवाने की जिद की और मैंने बनवा दी। लेकिन मुझे मेरी इसी रसोई में खाना बना भाता है, इसलिए मैंने बहुओं की नई रसोई में बने खाने को आज तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन माँ क्यों? आखिर क्यों इसी रसोई में बने खाने को आपको खाना है? बेटा तेरी दादी और मेरी सास ने इस रसोई को बड़े प्यार से बनाया था। उन्होंने मुझे इसी रसोई में सब कुछ बनाना सिखाया था। मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस रसोई से। जैसे बहुओं को अपने ससुराल की नई रसोई से प्यार है, मेरे लिए ये भी मेरी नई रसोई है, जो मेरी नजरों में कभी पुरानी नहीं हुई और मुझे इसी रसोई में खाना बनाना भाता है। इसलिए मैं रोज बहुओं से छुपकर यहाँ खाना बनाकर खाती हूँ। दिनेश के साथ साथ कमला की ये बात उनकी दोनों बहुएं भी सुन लेती है, जो वहाँ पर आकर अपनी सास से उसकी परेशानी ना समझ पाने के लिए माफी मांगती है। दिनेश भी अपनी माँ की भावनाओं की कदर करते हुए उसकी पुरानी रसोई में थोड़ी मरम्मत करवा देता है, ताकि वहाँ काम किया जा सके। दोनों बहुएं भी दिन में एक बार पुरानी रसोई में तो एक बार नई रसोई में खाना बनाने लगती है। दूर किसी शहर में जानकी अपने बेटे नितिन और अपने बहू सुमन के साथ रहा करती थी। सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वहीं उसकी सास कम पढ़ी लिखी औरत थी। ऐसे ही दोनों सास बहू में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते। उनके इन झगड़ों में बेचारा नितिन हर बार फंस जाता था। यूं ही एक सुबह जानकी अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है और उसे गुस्से में कहती है, बहू, ओ बहू, जरा यहाँ, बहुत काम चोर हो गई है तू आजकल, कोई काम ठीक से नहीं करती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? और आपको क्या काम नहीं है क्या कोई और चिल्लाने के अलावा? तू पहले मुझे ये बता कि कल जो मैंने तुझे अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे, उसका तूने क्या किया? क्या मतलब है क्या किया? धोकर आपके कमरे में तो रख दिए थे। पूरी बात क्यों नहीं बता रही है कि तूने धोते समय मेरे कपड़े फाड़ दिए? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसने कहा कि मैंने कपड़े फाड़ दिए आपके? मुझे पागल समझती है क्या तू? अब जो सच है उसे बदला थोड़ी जाता है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है और दोनों सास बहू को झगड़े करते देखकर नितिन उन दोनों से कहता है, अरे क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों क्यों झगड़ा कर रही हो? अरे ये देखो, तुम्हारी माँ सुबह सुबह मुझसे लड़ रही है। इन्हें और कोई काम नहीं है ना मुझसे लड़ाई करने के अलावा? अरे माँ क्या है ये सब? किस बात पर अब आप दोनों झगड़ रहे हो? बेटा मुझे क्या कह रहा है? कहना है तो अपनी इस नासमझ बीवी को बोल। इसे मैंने कल अपने कुछ कपड़े धोने के लिए दिए थे और इसने क्या किया? मेरे कपड़े फाड़ दिए। पूछ इससे, क्या इसके बाप ने दिए थे ये कपड़े? क्या कहा? कपड़े फाड़ दिए? बताओ सुमन, क्या माँ सच कह रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो धोकर सही से छत की रस्सी पर सुखा दिए थे और शाम को लाकर माँ जी के कमरे में भी रख दिए। अब मुझे क्या पता कि वो कपड़े कैसे फटे। ये सब झूठ कह रही है। इसने जानबूझकर मेरे कपड़े फाड़े हैं। अरे माँ अब आप भी बस करो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, नए ले आना आप। हाँ, और वैसे भी वो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। एकदम बेकार रंग था उन कपड़ों का। इतना कहकर अब सुमन और नितिन वहाँ से चले जाते हैं और जानकी अपने मन में सोचते हुए कहती है, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इसे नहीं पता किसने किससे पंगा लिया है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक शाम जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और जानकी से आकर कहती है, और जानकी बहन कैसी हो? क्या बात है, आजकल बाहर नजर ही नहीं आती। आना जाना बंद है क्या तुम्हारा घर से बाहर? अरे नहीं विमला बहन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस घर के कामों में लगी रहती हूँ, तो बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या कहा? घर के कामों से टाइम नहीं मिलता? भला बहू के होते हुए भी क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? काहे की बहू पूरा दिन महारानी की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती है, तो काम तो मुझे ही करना होगा ना। जानकी इतना कह ही रही थी कि तभी सुमन किचन से बाहर हाथ में चमचा लिए आती है और कहती है, क्या बातें हो रही हैं यहाँ आप दोनों में? मैंने सुना कि मेरा नाम लेकर मेरी बुराई की जा रही है। अरे जानकी बहन, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू कुछ काम नहीं करती, तो ये तो किचन में खाना बना रही थी। देखो हाथ में चमचा ले रखा है इसने। क्या कहा? मैं कोई काम नहीं करती? तो बर्तन झाड़ू खाना क्या इनके फूफा जी करते हैं घर में आकर?
देख बहू, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है। तू और मेरे दिमाग की बत्ती मत जला। जा यहाँ से अपना काम कर। तो क्या कर लेंगी आप? आपकी दिमाग की बत्ती तो तब से ही चालू है जब से इस घर में मैं आई हूँ। किसी ना किसी बात को लेकर आप मुझे सुनाती ही रहती हैं, झगड़ा ही करती रहती हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। हाँ, जैसे तुझ जैसी बहू पाकर तो मेरे भाग खुल गए हैं ना। पछता रही हूँ तुझसे अपने बेटे की शादी करवा कर। इससे अच्छा तो किसी गूंगी बहरी से अपने बेटे की शादी करवा देती मैं, तो आज ये सब दिन तो ना देखने को मिलता। कीड़े पड़े उस बिचौलिए के जिसने कहा था कि मेरी होने वाली सास गाय की तरह सीधी है। उसे क्या पता था ये तो सांड की तरह तेज तर्रार है, जो बिना देखे कहीं भी सिंग मारने पहुंच जाती है। अरे बाप रे, ये घर तो जंग का मैदान बन गया है। यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर होगा। कहीं गुस्से में दोनों सास बहू एक दूसरे को मार न दे, और अगर ऐसा हुआ तो पुलिस मुझे ही धर लेगी। मैं तो निकल जाती हूँ यहाँ से। अच्छा जानकी बहन, मैं चलती हूँ, घर पर कुछ काम भी है, याद आ गया। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है और अब दोनों सास बहू लगातार झगड़ा कर रही थी। और कुछ ही देर में बाहर से नितिन भी आ जाता है और फिर से दोनों को झगड़ा करते देखकर कहता है, माँ सुमन, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों तो बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो। आपको पता भी है आपकी आवाजें बाहर तक जा रही हैं। अरे आसपास के लोग कितना मजाक बना रहे हैं आप दोनों का। ये सब आपकी माँ ने शुरू किया है। मैं तो आराम से अपना काम ही कर रही थी, खाना बना रही थी, लेकिन आपकी माँ वो पड़ोस की विमला के साथ बैठ कर ना मेरी बुराइयां कर रही थी। अपनी बात क्यों नहीं बता रही? तुझे पता है नितिन बेटा, तेरी बीवी ने उस विमला के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की और वो पूरे मोहल्ले में मेरी बुराई करेगी। अब तो रुक जाओ आप दोनों, मैं भी हूँ यहाँ। और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। अरे बाप रे, इस झगड़े के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मैंने किचन में सब्जी रखी है बनाने के लिए। इतना कहकर अब सुमन भागती हुई किचन में जाती है तो देखती है कि सारा खाना जल गया था। और ये देखकर जानकी उसे कहती है, बस कर दिया ना काम खराब, अब फिर से बना खाना। अब मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, जिसको खाना है खुद बनाए। मैं जा रही हूँ बाहर। हे भगवान, अब तो इन सास बहू के रोज रोज के झगड़ों का कुछ तो समाधान निकालना ही पड़ेगा, वरना रोज ऐसे ही खाना जलेगा तो मुझे तो भूखा ही सोना होगा। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐसे ही एक शाम नितिन थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी वहाँ जानकी आती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू बड़ी जल्दी घर आ गया, क्या बात है? और तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? नहीं माँ, आज सुबह बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे कमजोरी सी लग रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? चल मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नितिन की आवाज सुनकर वहाँ सुमन आती है और कहती है, अरे आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या? मेरे बेटे की तबीयत कितनी खराब है और तू है कि उससे सवाल कर रही है। माँ जी, वो बस आपका बेटा ही नहीं, मेरे पति भी हैं, समझिए आप। इतना कहकर अब दोनों फिर से झगड़ा शुरू कर देती हैं और ये देखकर नितिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और दोनों सास बहू जल्दी से डॉक्टर को घर पर बुलाती है और फिर जल्दी से नितिन को कमरे में ले जाती है। जब डॉक्टर आता है तो वो नितिन के कमरे में अकेले जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर दोनों सास बहू से कहता है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें बस किसी बात की बहुत चिंता होती है। तो आप दोनों इस बात का ध्यान रखें कि घर में उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा ना हो। माँ जी, लगता है डॉक्टर सही कह रहे हैं। अब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शायद यही बात नितिन जी को परेशान कर रही है। सही कहा बहू तूने, आज से लड़ाई झगड़ा बंद। ये सारी बातें नितिन अंदर दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद वो खुद से कहता है, आखिर इन सास बहू के झगड़े का समाधान हो ही गया, वो भी सिर्फ मेरे एक नाटक से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।